ये हमारा पहला वीडियो है माई जर्नी प्लेलिस्ट का। अभी तक मैंने यही नाम सोचा है, इसके अलावा मुझे पता नहीं कि मैं आगे क्या नाम चेंज करूंगा। तो पहला नाम ये है। आपको ये वीडियो क्यों देखनी चाहिए? सबसे पहली बात, आपको ये वीडियो इसलिए देखनी चाहिए अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हो जो कि प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहे हो और आपको नहीं पता कि किस तरह से आपको आईटी में घुसना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इन्फोसिस में हूँ, मैंने ये जानबूझ कर रखा है ताकि आपको ये पता चले कि हाँ, ये बंदा इन्फोसिस में है। क्या यही चीज़ काफ़ी है इन्फोसिस में होने के लिए? नहीं, मेरे पास वेलकम किट भी है जिसके ऊपर मैं हो सकता है सेपरेट वीडियो बनाऊँ। तो मुद्दा यह है कि क्या एक प्राइवेट कॉलेज में होकर हम मैकेनिकल फील्ड में होकर आईटी कंपनी में एंटर कर सकते हैं? पहला पॉइंट। सारी डिटेल वीडियो आपको मिलेगी। ये हमारी प्लेलिस्ट बनेगी माई जर्नी, और उसमें मैं अपनी जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने 4 साल इंजीनियरिंग में क्या किया, इस वीडियो में तो बताऊंगा। उसके बाद मैंने मैकेनिकल पूरी 4 साल की गेट में भी रैंक थोड़ी जितना भी लेकर आया। उसके बाद मैंने आईटी सेक्टर में स्विच कैसे किया, टीचिंग लाइन में भी जाना चाहता था, उसके लिए कैसे अप्लाई किया। मैं ए टू जेड जो भी बंदे फंसे हुए हैं कि समझ में नहीं आ रहा अप्लाई कैसे करते हैं, अपनी फील्ड को चेंज कैसे करते हैं, इन्फोसिस में जाने के लिए, किसी अदर कंपनी में जाने के लिए क्या क्या पूछा जा रहा है, कैसे तैयारी करें, वो मैं सब आपको बताऊंगा। तो ये पहला वीडियो, इस वीडियो को आपको क्यों देखना चाहिए? सबसे पहले मैं आपको अपना 4 साल का पूरा बैकग्राउंड बताऊंगा कि मैंने बहुत बड़े आईआईटी से कोई इंजीनियरिंग नहीं की है। मैंने सिर्फ एक साधारण कॉलेज से इंजीनियरिंग की है, प्राइवेट कॉलेज आप कह सकते हो, और उसमें रहकर मैंने तैयारी की और कैसे निकाला। ठीक है, तो ये वीडियो बैकग्राउंड रहेगी जिसमें आपको मेरे बारे में पता चलेगा कि मैंने 4 साल में क्या किया और मेरा पास्ट क्या रहा है। उसके बाद फिर आपको समझ में आएगा आगे की वीडियो में कि कैसे मैंने स्विच किया और प्रिपरेशन की और कैसे अप्लाई किया। ओके, एक एक चीज़ मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले हम इंट्रो से बात करते हैं। ब्रीफ इंट्रो। 12 के बाद जेईई मेंस की तैयारी की, उसको जस्ट क्वालिफाई किया और एडवांस के लिए अपीयर हुआ। एडवांस में फेल हो गया, नॉर्मली सबका होता है। उसके बाद मैंने स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन को दिया। उससे मेरा फायदा ये हुआ कि एक डिसेंट रैंक के थ्रू मुझे एक प्राइवेट कॉलेज मिला। प्राइवेट कॉलेज जो कि मेरे लोकल में ही था, यानी जिस सिटी में मैं रहता हूँ उसी में एक कॉलेज था जहाँ से मैंने इंजीनियरिंग की 4 साल, जो कि काफ़ी लोग रिलेट कर पा रहे होंगे कि प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग की। ठीक है, बट हो सकता है आप अपने घर से बाहर जाकर कर रहे हो, हॉस्टल का आप एक्सपीरियंस ले रहे हो। मैंने वो भी नहीं लिया है। ठीक है, तो मैं बहुत गया गुजरा इंसान हूँ। मैंने मतलब आप कह सकते हो कि कुछ कुछ नहीं किया, मतलब मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता। ठीक है, तो मेरे पास हॉस्टल का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई आईआईटी का एनआईटी का बंदा नहीं हूँ, प्राइवेट कॉलेज से मैंने इंजीनियरिंग की है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। यूपीएसडब्ल्यू एग्जाम निकालने से फायदा बस ये हुआ कि स्कॉलरशिप मिल रही थी, बस। बाकी प्राइवेट कॉलेज के बारे में आप जानते हो। आगे बढ़, अब आते हैं फर्स्ट ईयर में। तो मैंने जो इंजीनियरिंग की है मैकेनिकल से की है, और फर्स्ट ईयर में 5-5 यूनिट तैयार की। 5-5 यूनिट तैयार करके एग्जाम में जब लिखा तो पता चला कि यहाँ पर जो कॉपी चेकिंग का तरीका है वो बिल्कुल अलग है। समझ नहीं आता कि किस तरह से वो चेक करते हैं। पूरा पूरा पेपर करने के बाद भी नंबर कुछ पेपर में ऐसा हुआ कि बहुत कम आए, लगभग ना के बराबर। तो इतना पढ़ने के बाद भी एक साल में 86 और 87% ओवरऑल मेरी बनी थी। गेट का नाम सिर्फ सुना था और कभी किसी टीचर से डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि अभी तुम फर्स्ट ईयर में हो, और अभी अभी जब तुम सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में आओगे तो तुम्हारे सब्जेक्ट जब इंक्रीज हो जाएंगे तो तब तुम तैयारी कर लेना, अभी इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। तो ऐसा होता था मतलब। और फिर हमने भी सोचा कि हाँ, ज़्यादा मतलब अभी आगे ही जब हम बढ़ जाएंगे तब सोचेंगे इसके बारे में। तो हम फर्स्ट ईयर में हर कोई पढ़ने वाला होता है क्योंकि सबके मन में होता है कि प्लेसमेंट मिल जाएगा ज़्यादा पढ़ने से, जो कि फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद हमारा ये मिथ बस्ट हो गया। ठीक है, मिथ बस्टेड। अब यार सेकंड ईयर स्टार्ट हो गया, और सेकंड ईयर में आने के बाद कुछ टीचर ने पहले ही वार्न कर दिया कि यहाँ पर 3 यूनिट भी कंप्लीट होना बहुत बड़ी बात है। तो हम समझ गए थे कि हाँ भाई, 5-5 यूनिट अब नहीं पढ़नी, मतलब इतनी यूनिट में भी काम हो जाएगा। और हमारा मेन क्राइटेरिया ये भी था कि हमें अब परसेंटेज पर फोकस नहीं करना, हमें ये देखना है कि किससे हमें अच्छी जॉब मिलेगी। सबका होना भी चाहिए। फिर हमने ये पूछताछ करना, इंट्रो इंट्रो लेना स्टार्ट कर दिया कि किसी भी टीचर से हमने इंट्रोगेट करना शुरू कर दिया कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे तैयारी लेकर चलनी चाहिए। तो कुछ लोगों ने कहा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लो, कुछ ने कहा डिजाइनिंग सीख लो, कुछ ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स की लैब ज्वाइन कर लो, ये ज़रूरी है, और कुछ ने कहा कि हाँ सेमेस्टर पर ध्यान दो, और कुछ ने कहा कि हाँ गेट ही कर लेना, अभी से स्टार्ट कर सकते हो, थर्ड ईयर से भी कर सकते हो, अभी है तुम्हारे पास टाइम। तो हमने सोचा हाँ, गेट के लिए टाइम है अभी, तो कर लेंगे। पहले एक्सप्लोर कर लेते हैं इतनी बहुत सारी चीज़ें, और दिमाग रहता है कंफ्यूज। तो दिमाग जब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया तो अब मैं शुरू से टीचिंग तो कर ही रहा था जब फर्स्ट ईयर में आया था, और टीचिंग का हाँ मुझे इंटरेस्ट था स्टार्टिंग से। तो मैंने सेकंड ईयर में ही अपना यूट्यूब चैनल बनाया था, जो कि आपको पता ही होगा 4 साल पहले बनाया। तो अपने यूट्यूब पर मैंने अपना पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। वट एवर इट इज़, मैथ, एटीडी यानी मैं सेकंड ईयर के सब्जेक्ट भी पढ़ाता था। तो अब इस तरह से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया जब मेरे कुछ समझ नहीं आया और करने को भी कुछ नहीं था। सेमेस्टर का हम क्या ही करते हैं भाई, सेमेस्टर में लास्ट में पढ़ के पास हो जाते हैं, तो इतने टाइम में क्या करना चाहिए, तो कुछ एक्सप्लोर कर लो। ठीक। तो इस सेमेस्टर में जो मेरी परसेंटेज बनी ओवरऑल वो 76 हो गई थी। तो मैं पता है कि फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में या बाकी जितने भी ईयर होते हैं तो ग्राफ इस तरह से जाता है, और एक टीचर ने मुझे पहले ही बता दिया था फर्स्ट ईयर में कि जो ग्राफ होगा वो इस तरह से जाएगा, और मेरा तो पता नहीं इन्फिनिटी को टेंड कर रहा था जो कि माइनस में थी।
तो ऐसे ही मज़ाक-मज़ाक में थर्ड ईयर आ गया और थर्ड ईयर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो गले की हड्डी हमारी बनी हुई थी, वो थी पीडीपी क्लासेस। अब मैकेनिकल के जो बंदे होते हैं ज़्यादातर पीडीपी खत्म होती है, मतलब सॉफ्ट स्किल कुछ नहीं होती उनमें। मतलब मैं जनरल नहीं कह रहा हूँ, बट ज़्यादातर मैंने देखा है कि उन्हें इतना ज़्यादा एक्सपोज़र नहीं होता स्टेज पे जाने का। तो अब मैं अपना पर्सनल अगर रीज़न दूँ, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कह रहा, मुझे बहुत खतरनाक स्टेज फ़ियर था, तो जब भी मैं स्टेज पर जाता था तो मेरी बोलती बंद हो जाती थी। और दूसरा रीज़न ये भी है कि इंग्लिश हम मुझसे अच्छे से नहीं आती थी। इसका ये भी रीज़न हो सकता है कि थर्ड ईयर में अचानक से स्टेज पर जाकर इंग्लिश में अगर बात करोगे तो यही होगा ना, क्योंकि अभी तक कोई इंग्लिश प्रैक्टिस नहीं की या कुछ भी नहीं किया और अचानक से अगर हम स्टेज पर जाएँगे तो ये प्रॉब्लम तो आनी ही है। तो अब मेरे साथ जो बंदा जीडी में खड़ा है, वो इंग्लिश मीडियम का बंदा जो बहुत खतरनाक इंग्लिश बोल रहा है, और उसको देखकर मैं बिल्कुल चुप। हम सरकारी स्कूल के बंदे कुछ नहीं जानते, मतलब अगर देखते हैं तो कुछ नहीं पता होता। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए किसी बंदे को देखकर? तो मैंने कह दिया मैम से कि मैम आप जो पहली क्लास है और उसमें इतने इस लेवल के बंदे से कम्पीट करा रही हैं, आपको थोड़ा ऐसे स्टार्ट करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। बट उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता, आपको भी पता है। उन्होंने कहा कि कहीं आपको अब अंदर से कोशिश करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैंने कहा हाँ ठीक है, यस। और आपको एक फ्रैंकली एक बात बताता हूँ कि मैकेनिकल की जो जॉब्स होती हैं, उनमें ये इतनी सॉफ्ट स्किल की नीड भी नहीं होती। बट मैं ये कहूँगा कि आज की मार्केट के हिसाब से आपको सब चीज़ें लेकर चलनी चाहिए। ओके, सो दिस वाज़ इट, बट द क्वेश्चन स्टिल द सेम। मुझे क्या करना चाहिए जॉब करने के लिए? ये पीडीपी क्लासेस भी स्टार्ट हो गई, ओके। देखो सब पीडीपी में भागते थे, ठीक है? सबका यही हाल था कि भाई तू क्यों नहीं भाग रहा? तो सब बस सबके दिमाग में यही था कि किस तरह से हम छोड़ दें ये पीडीपी क्लासेस। अब मैंने बहुत सारे बंदों को देखा है जो बंदे पीडीपी क्लासेस छोड़कर भी बहुत अच्छे होते हैं सॉफ्ट स्किल में, और कुछ बंदे उससे बेनिफिट भी ले लेते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से ले रहे हो उस चीज़ को। ओके, सो मैंने कुछ ली थी और हाँ, कुछ स्किप भी की थी, क्योंकि आपको अपने क्लास के जितने बंदे हैं उनके साथ भी चलना पड़ता है। मेरे दोस्त ने अब तक गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी और कॉलेज में कुछ कोचिंग वगैरह भी दी जा रही थी, तो उसने ज्वाइन कर लिया था। उसके दिमाग में क्लियर था कि मुझे गेट ही करना है, बट मैं अभी भी एक्सप्लोर कर रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। हाँ, गेट तो हम कर ही लेंगे, हम जो है पढ़ने वाले बंदे हैं, ठीक है, हम सरकारी की तो तैयारी कर ही लेंगे, ऐसा कुछ दिमाग में चल रहा था। तो मैंने सोचा कि हाँ भाई, अभी टाइम है, कर लेंगे। तो अब क्या करता है भाई, देखो एक्सप्लोर करने की बात आती है तो अमन अग्रवाल को दिखता है। अमन अग्रवाल क्या करता है, 22 की एज में अटैच घर बनाता है, ठीक है। तो मैंने उसमें देखकर काफ़ी अपना टाइम वेस्ट किया, फिर मेरे समझ में आ गया कि हाँ, ऐसा तो मैं नहीं कर पाऊंगा। अब ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अमन नटवरवाल का चैनल अगर आप एक्सप्लोर करो तो बहुत सारी वीडियो में इंसान कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि कभी उसने इस पर वीडियो बनाई तो आपने हो सकता है ये स्टार्ट कर दिया और फिर अगले दिन कुछ और बनाया तो वो स्टार्ट कर दिया। तो इसमें और बहुत सारी वीडियोस आती रहती हैं जिसमें देखो भाई, पैसे का लालच जब भी कोई बंदा देता है तो मन करता है हाँ ये कर लेना चाहिए, फिर कोई और ये बताता है तो हाँ ये कर लेना चाहिए। तो अब इतनी सारी फील्ड एक साथ जब करोगे तो किसी में भी सक्सेस नहीं मिलेगी, क्योंकि आज के टाइम में सिर्फ एक्सपर्टीज की ही जरूरत होती है। तो एक काम करो, ढंग से करो। अगर 4 साल कोडिंग ही पढ़ ली ना, बहुत बड़ा पैकेज लग जाएगा, सिंपल सी बात है। तो फिफ्थ सेम से आपको पता है नहीं, आपको नहीं पता होगा कि कोरोना स्टार्ट हो गया था। अब कोरोना स्टार्ट हो गया तो सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो गया। तो अब मैं कंफ्यूज तो था ही कि ये 8-8 घर का ये सब कुछ दिमाग में चलते रहता है। तो मतलब हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो हाँ ठीक है, टाइम वेस्ट हुआ। अब ऑनलाइन जब सारा सिस्टम चला गया तो इंटर्नशिप भी करने का मौका नहीं मिला। उसमें जाकर भी इंसान कुछ सीख लेता है, बट वो भी नहीं सीख पाया। अब ऑनलाइन सिस्टम में इन्होंने क्या किया था कि आपको कुछ सर्टिफिकेशन कंप्लीट करने, लाइक कोर्सेरा से कोई ऑटो कैड के या कैम के किसी के भी आप करके सबमिट कर सकते हो कि हाँ भाई तुमने कुछ सीखा है। तो उन्होंने मैंने वही ऑटो कैड का एक सर्टिफिकेट कंप्लीट करके कोर्सेरा से कॉलेज में सबमिट मतलब सेंड कर दिया था। तो यही इंटर्नशिप थी उस टाइम पर जब ये ऑनलाइन सारा सिस्टम चल रहा था, ओके। तो सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो इंटर्नशिप भी बर्बाद हो गई थी। मतलब आप देख रहे हो कुछ नहीं है मेरे पास, किसी भी चीज़ की नॉलेज नहीं है, हर चीज़ में फेल। यूट्यूब में अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया था और मतलब सब कुछ ऐसे ही चला था। एक कंफ्यूज लाइफ, ओके। एक एक कंफ्यूज लाइफ थी, सिंपल सी बात। तो फोर्थ ईयर स्टार्ट हो गया था। फोर्थ ईयर में लॉकडाउन के टाइम पे कन्फ्यूजन वही थी कि हाँ भाई इस फील्ड में जाना है। तो मेरे दोस्त ने मुझे सजेस्ट किया कि देख भाई, टाइम वेस्ट मत कर, क्योंकि वो तो अपना पक्का सिर्फ गेट पर ही फोकस था उसका, कंप्लीटली फोकस ऑन गेट। थर्ड ईयर से उसने कंप्लीट प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद फोर्थ ईयर में उसने गेट अकेडमी का कोर्स भी लिया। तो हाँ मतलब वो दबा के तैयारी तो कर रहा था। अब उसने मुझे सजेशन किया कि आप टाइम वेस्ट मत कर भाई और तैयारी शुरू कर दे, खत्म हो जाएगा वरना सब। तो मैंने कहा कि हाँ, टाइम वेस्ट करने से तो अच्छा ये है कि मैं तैयारी शुरू कर दूँ, क्योंकि ये फोर्थ ईयर है, कोई मजाक की बात नहीं है। इसके बाद जो है डंडे पड़ने वाले हैं। तो मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी। अब तैयारी स्टार्ट करते में तुम्हें पता है इतना कम टाइम मैंने अगस्त में स्टार्ट की थी। और हाँ, फाइनल ईयर का तो यार पता ही है कि उसका भी लोड रहता है, बट ऑनलाइन था तो ठीक है, कम लोड था ऐसा कह सकते हो। बट हाँ, मेरे ऊपर ही था सारा लोड, क्योंकि मैं लीडर था। मैंने अगस्त से स्टार्ट की अपनी तैयारी। अब अगस्त से आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता, तो मैंने अपने दिमाग में बनाया कि जल्द से जल्द सिलेबस कंप्लीट करना है, सॉरी। तो मैंने अपने दिमाग में बनाया कि जल्द से जल्द सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। कर लिया सिलेबस जनवरी में, 80% सिलेबस कर लिया पूरा। अब क्या परेशानी आई कि मैं रिवाइज ही नहीं कर रहा था, तो मैं सब भूल गया। अब इतने बहुत सारे रजिस्टर जो रखे हैं 12-12 सब्जेक्ट के मैकेनिकल के, तो मैं उनको रिवाइज कैसे करूँ? अब मेरे पास ना ही शॉर्ट नोट्स हैं, बस मुझे सिलेबस करना था, कर लिया, क्या फ़ायदा हुआ उससे?
अब जनवरी में जब लोग टेस्ट सीरीज देते हैं, जो कि मैंने परचेज भी की थी, तो मैंने टेस्ट सीरीज एक भी नहीं ली और अपनी शॉर्ट नोट्स बनाने स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि मैंने सोचा कि अगर मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा तो मैं सारे नोट्स खोलूंगा, उससे मैं रिवाइज भी कर सकता हूँ। तो मैंने ऐसा ही किया, पूरी जनवरी शॉर्ट नोट्स बनाए। फरवरी में पेपर था, मैंने कोई टेस्ट सीरीज दी नहीं, मैंने शॉर्ट नोट्स जितने बनाए थे और जितना मैं रिवाइज कर सकता था मैंने करके और अपने गेट का एग्जाम दे दिया। 41 मार्क्स आए, ठीक है। अब इसका करूँ क्या? अब 80% का लगभग नीड होता है अगर आपको एक अच्छी डिसेंट जॉब चाहिए पीएसयू लेवल की, मुझे इतना ही पता है। अब मेरे पास इतना स्कोर था नहीं, तो मैंने क्या सोचा कि अब ना ही मैं एमटेक कर सकता था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन आपको पता ही है सबकी, ऐसे टाइम पर जब आपका बीटेक कंप्लीट हो गया हो, सबको नीड होती है पैसे की, तो मुझे करना भी नहीं था क्योंकि मैं थक चुका था पढ़ते पढ़ते, ठीक है। इन अगस्त से जो मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की थी, मैंने सिलेबस किया था वो बहुत रात रात भर जाकर सारा कंप्लीट किया था। आपको पता ही है, अगर आप अगस्त से स्टार्ट कर रहे हैं तो कितना लोड आपको डालना पड़ेगा अपने माइंड पे ताकि वो सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ओके, तो मेरा जो दोस्त था उसके अराउंड 60% आए थे, तो उसको दोबारा तैयारी करनी थी क्योंकि उसे लगा कि मैं अगर एक और अटेम्प्ट देता हूँ तो मैं शायद उस स्कोर तक पहुँच जाऊँगा, तो उसके लिए ठीक भी था। बट उसने कहा मैं तो तैयारी करूँगा, बट अब मैं क्या करूँ, मैं तो इंटरेस्टेड भी नहीं था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास और क्या ऑप्शन है? अगर मैं ये नहीं करूँ तो क्या करूँ? अब मैं जानता हूँ कॉलेज में प्लेसमेंट स्टार्ट हो गए थे, तो कॉलेज में इस टाइम पर प्लेसमेंट स्टार्ट हो गए थे मैकेनिकल से रिलेटेड, बट यू नो आई वाज इन प्राइवेट कॉलेज, तो सारे ऐसे ही प्लेसमेंट होने थे, बहुत एवरेज, बहुत कम सैलरी के। सो अब 10 से 15 हज़ार में क्या ही मिलता है यार मैकेनिकल में। अगर आप बाहर चले गए, जो आपकी सिटी नहीं है, आप बाहर जाकर जॉब कर रहे हो, तो आपको भी तो चाहिए, तो आप क्या बचाओगे, क्या दोगे अपने घर पर? तो कोई फायदा नहीं था, कुछ बचता नहीं, कुछ कट कटा के सब कट जाता। तो इसलिए मैंने वो प्रेफर नहीं किया। और मैकेनिकल जॉब में आपको पता है कि कितना ज़्यादा फिजिकल वर्क होता है, और मैं नहीं था उस टाइप का बंदा, क्योंकि वजह ये है कि मैं 10th क्लास से अपने इस रूम में हूँ, और इस रूम में बहुत सालों से, पता नहीं कितना 10th क्लास से अब तक कितने साल हो गए, मैं सिर्फ बैठ कर ही पढ़ता हूँ। मुझे फिजिकल इतना काम करने की आदत नहीं है, बट मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ मैं बहुत घमंडी हूँ कि मुझे करना है, मैं नहीं करूँगा, नहीं। अगर ज़रूरत पड़ती तो हाँ बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में मुझे करना भी पड़ जाता, बट हाँ मैं ऐसी जॉब चाह रहा था कि जिसमें मुझे इतना ज़्यादा फिजिकल वर्क नहीं करना पड़े। ओके, तो आप ये ऐसा सोच सकते हैं कि मैं किस टाइप का बंदा हूँ, उस टाइप की जॉब आप सोच सकते हैं कि हाँ मुझे ये जॉब लेनी चाहिए। तो अब प्रॉब्लम ये थी कि इतने कम पैसे जब मैकेनिकल में मिल रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं तो इतने पैसे या इससे ज़्यादा मैं टीचिंग से कमा लूँगा, क्योंकि हाँ बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था आईआईटी जेईई का, मैंने मैथ का तो बहुत कुछ कर रखा था। तो मैंने सोचा कि इससे ज़्यादा तो मैं उसमें टीचिंग में कमा लूँगा। तो मैंने अपनी प्रोफाइल अच्छे से बनाई, रिज्यूमे तैयार किया टीचिंग से रिलेटेड, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। बट इन बिटवीन मैंने तैयारी भी सेकंड अटेम्प्ट के लिए स्टार्ट कर दी, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था जो बहुत अच्छी सैलरी की जॉब मिल जाए। बट मुझे लगा कि अगर वो नहीं मिला, अगर मैं सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी कर रहा हूँ गेट की और वो क्लियर नहीं हो पाया, तो हाँ मेरे पास प्लान भी होना चाहिए कि मैं टीचिंग में चला जाऊँगा, कम से कम मैं अपनी फैमिली को कुछ पे कर पाऊँगा। तो मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई, कहाँ बनाई, कैसे किया, वो मैं बताऊँगा। अपनी टीचिंग से रिलेटेड मैंने पूरी प्रोफाइल बनाई और अप्लाई किया, एक्सपीरियंस लिया। इंटरव्यू जो मेरी लाइफ के पहली बार हुए थे, टीचिंग से स्टार्ट हुए थे मेरे इंटरव्यू, तो पहले के 3-4 इंटरव्यू इतने गंदे, खराब गए कि मैं आपको बता नहीं सकता। इतने ज़्यादा मैं अपने आप में ही गिल्टी, अशेम्ड फील कर रहा था। बट हाँ, ऐसा होता है सबके साथ, ये नॉर्मल है। लेकिन उसके बाद हाँ, मेरे पास कॉन्फिडेंस आ गया था। हालाँकि मैथमेटिक्स में मैं सिंपल फॉर्मूला भी इंटरव्यूअर के सामने एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ये स्टार्टिंग के इंटरव्यू में ऐसा होता है कि आप बोल नहीं पाते हो, आपको पता है फिर भी नहीं बोल पाते हो, ऐसा होता है। उसके बाद 3-4 इंटरव्यू हो गए, तो हाँ ठीक है, मैं इतना देने लायक हो गया था। इसके इसके साथ ही आप कह सकते हो कि नवंबर दिसंबर का टाइम चल रहा था, और आईटी कंपनीज की हायरिंग बहुत ज़्यादा बूम पे थी। तो अब मेरे पास इन्फोसिस का आया था फिल करने का, तो मैंने भर दिया था। क्यों? क्योंकि वो फ्री था। गेट का एक फॉर्म भरने में 1500 रुपये जाते हैं, और ये आईटी कंपनीज फ्री में फॉर्म भरवा रही है, मैंने भर दिया था। अब मैं गेट की तैयारी तो यार देखो कर ही रहा था, जैसे भी कर रहा था, बेदिली से कर रहा था, बट कर रहा था। तो अब उसका एग्ज़ाम का भी मेरे पास मेल आ गया, भाई बहुत अच्छा। तो मैंने एग्ज़ाम दिया इन्फोसिस का फर्स्ट अटेम्प्ट में, बट वो मैंने पूरा पेपर क्लियर कर दिया, बट पजल का सेक्शन में मैं नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वो गेट में नहीं है, बाकी सब सिमिलर था, मतलब एप्टीट्यूड, रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, तो सब आता है ना गेट में। गेट का लेवल क्या है, और इन्फोसिस तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। तो अब वो तो सब मैंने कर दिया, उड़ा के फेंक दिया, ठीक है। और कोडिंग सेक्शन उस फर्स्ट अटेम्प्ट में ईजी आया था, इसलिए मैं कर पाया। पजल नहीं कर पाया था क्योंकि मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं की थी, बट मेरे दिमाग में यहाँ आ गया था कि हाँ ये एग्जाम क्लियर हो सकता है अगर इसको अच्छे से प्रॉपर टाइम दिया जाए। तो इससे इतना ये समझ में आ गया था कि हाँ ये एग्जाम क्लियर हो सकता है। तो मैंने फोकस लगा कि हाँ भाई पजल अच्छे से करना है। बाकी सब तो गेट से मैच हो रहा था, तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है, अब बस कोडिंग और पजल मुझे देखना था, जो कि एक्स्ट्रा थिंग थी। अब मैंने गेट पर बिल्कुल भी फोकस नहीं दिया। सेकंड अटेम्प्ट में मज़े मज़े में, एग्जाम के दिन सबकी बैंड बजी होती है, मैं बिल्कुल रिलैक्स गया अपने एग्जाम हॉल में, और मैंने सिर्फ 3 घंटे एप्टीट्यूड सॉल्व किया, क्योंकि सिर्फ मैं उसकी तैयारी कर रहा था इन्फोसिस की। तो मुझे सिर्फ एप्टीट्यूड ही पढ़ना था, मुझे गेट वेट के लिए नहीं करना था। तो 3 घंटे में बिल्कुल चिल रिलैक्स, इससे अच्छा एक्सपीरियंस मैंने कभी नहीं लिया एग्जाम में। इतना सुकून था मुझे एग्जाम में, बाकी सबकी बैंड बजी हुई थी। तो अब मैं जनवरी में मैंने अप्लाई कर दिया था, दोबारा जब नोटिफिकेशन आया तो उसके बाद मेरा फेब में एग्जाम और इंटरव्यू हुआ, और मार्च में फाइनली मेरा सिलेक्शन इंटरव्यू ऑफर लेटर आ गया था मार्च में इन्फोसिस की तरफ से। तो दिस वाज माय होल
जर्नी। तो मैंने इसके लिए हाँ भाई यार टाइम दिया, स्क्रिप्ट बनाई थी ताकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। अब तुम्हारे समझ में आ गया होगा कि मेरा बैकग्राउंड क्या है। अब मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे मैंने अप्लाई किया, क्या क्या प्रोफाइल बनाई थी, कहाँ तुम अप्लाई कर सकते हो। एक एक वीडियो के थ्रू मैं तुम्हें पूरा अब बताऊंगा कि मैं कैसे पहुंचा, और कम से कम तुम्हारी लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस ऐड करेगा, ताकि तुम्हें ये पता चले कि कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे इंटरव्यू देना है। अगर आईटी कंपनी में तुम आना चाहते हो तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कौन सी लैंग्वेज ज़रूरी है, बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं एक एक वीडियो में ये सब क्लियर करूँगा। तो फिर आपको ये समझ में आ गया होगा जो मेरा बैकग्राउंड है। सो मैं मिलता हूँ इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड प्लस पाइथन।